वो हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत पड़े होंगे, उन पर बिस्तर बहुत पड़े होंगे। वो हैं बड़े आदमी, शब्द का चमत्कार देखना केवल। वो हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत पड़े होंगे, बिस्तर बहुत पड़े होंगे, टीवी बहुत पड़ी होंगी, कंप्यूटर बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी, जूते अगर बात समझ में आ गई तो शब्द का चमत्कार ऐसे भी होता है। ऐसे शब्द का चमत्कार करने वाला भाई अमित शुक्ला हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजा करके उसके हास्य को सुनिएगा, आनंद लीजिए। दादा ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, भगवान इनको भी अच्छे ढंग से उठाए। ये टूंडला से आए हैं, आगरा से। हालांकि दादा बीच बीच में जैसी हरकतें कर रहे थे उससे बताने की जरूरत नहीं थी कि ये आगरा से आए हैं। उससे ये सिद्ध हो रहा था कि ये आगरा से ही आकर आदमी कर सकता है जैसा ये बीच बीच कर रहे थे। जोरदार तालियां दादा के लिए बजा दीजिए। क्या कलाकारी दादा। हाउ हू, कभी यहां से वहां, वहां से यहां। दादा ये आपकी बात पे ताली नहीं बजा रहे थे, यही अंदाजा लगा रहे थे कि दादा पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। ताली ढंग से बजाओ दादा के लिए, जोरदार बजा कर। ये तीन बीच में देवियां विराजमान हैं, लक्ष्मी सरस्वती गौरी माता की तरह। इनके जस्ट बगल में हमको और देवेंद्र को बैठा दिया गया। बीच में तीन देवियां विराजमान है। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे शुंभ निशुंभ बैठे हों। ताली जहां मन करे तो हंसी के साथ बजाया करिए, आनंद के साथ रहिएगा। मैं दादा ने जैसा बताया था कि मैं रीवा से आया हूं। हेमंत भैया गए, जानते हैं रीवा व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है, सफेद शेरों की धरती। दिव्या जी, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। हालांकि दिव्या जी मुझे देखकर सोच रही हैं कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहना, बस इसी मन के साथ, ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं इस क्षेत्र में पीलीभीत तरफ दूसरी बार आया हूं दिव्या जी। पहली बार ये खंजन भैया हमको लेकर के आए थे, सच घटना बता रहा हूं दादा, नवरात्रि के कार्यक्रम में लेकर के आए थे हमको। अब मेरे चेहरे से नजर मत हटाइएगा और सुनिएगा एकदम, कान हमारी वाणी पर, नजर हमारे चेहरे पर। नवरात्रि के कार्यक्रम पे ये लेकर के हमको आई थी। भैया आए थे खंजन भैया, और जैसे ही होटल से हमको लेकर के चले तो तीन लोग आ गए, डंडा लेकर के खड़े हो गए। तो ये बोले भैया क्या समस्या। बोले ये आपका कौन है। तो बोले ये हमारा छोटा भाई है, बताइए क्या दिक्कत है। बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो ये पूछे कि चंदा उंदा चाहिए। बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या। तो ये भी हैरान हो गए। बोले आखिर करोगे क्या तुम इसका 9 दिन के लिए। चेहरे से नजर मत हटाइएगा। बोले आखिर करोगे क्या 9 दिन का तुम इसका। बोले नहीं हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पंडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा है। तालियां जोरदार बजाओ। अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। इसी मन के साथ सुनते रहिएगा। मीनू जी, हालांकि अगर आप मेरे घर में होते और मैं या तो फोन करेंगे 12-1 बजे रात को, तो मैं आपका फोन भी नहीं उठा सकता हूँ। 1 बजे रात को अगर मैं आपका फोन करके उठा करके मीनू जी कहा तो घर में मेरी क्या हालत होगी, फिर मेरी दीनू की तरह हो जाएगी। नाम में ही डिफॉल्ट है कि ज्यादा काम में तो डिफॉल्ट नहीं है। गजब का संचालन है आपका। पातीराम जी अगले साल से काम करिएगा, एक दिन पूरा मीनू जी का संचालन कराइएगा, अगले दिन कवि सम्मेलन कराएंगे अपन। गजब का काम है भैया। क्या सफेद दाढ़ी व्हाइट दाढ़ी, क्या मतलब दादा इन सब बातों से। कोई बात थोड़ी है सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी। अभी मीनू जी से मैं खाना खाते समय पूछ रहा था कि भैया सच बताइए मीनू जी वैसे उम्र कितनी है। सच सच ये सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी बता रहे थे। हम कहे मीनू जी सच सच बताइए अभी उम्र कितनी होगी। बोली अभी उम्र कितनी होगी अमित, अभी आसाराम से 1-2 साल छोटे ही होंगे। इसी आनंद। दरअसल हमको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि आप लोग श्रोता ही बैठे।
सही बताऊं मैं पहले आया था विवाह के पहले भी यहाँ, तो मैं 15 में उस समय गीतकार भी बहुत अच्छा था खंजन भैया की तरह। ऐसा होता है विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाया करते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। लखनऊ के पास एक जगह आया था, सच बात बता रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ श्रोता कितने बैठे हैं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, और जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। मैं उसके हाथ जोड़ दिया, मंत्री जी हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी खतरनाक था, बोला भैया अब अगर आप कुछ ना करते और शांत हो जाते तो मैं ये गद्दा कुर्सी माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं अभी तक। ताली अभी भी नहीं आई, जोरदार बजाइए। हाँ, दरअसल आदत खराब है हम कवियों की ताली की, सच बात बता रहे हैं। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। शादी में जब जयमाले में पहुंचा तो बीवी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब थी। ये हेमंत भैया शुद्ध पंडित आदमी है, तो हम और ये बनारस हवाई अड्डे से उड़े दिल्ली के लिए। आदत खराब है, ये शुद्ध पंडित आदमी। एयर होस्टेस आई और इनके कान में पूछी कि सर क्या चाहिए आपको। अब ये शुद्ध पंडित आदमी है, इनकी आदत खराब है, तो बोले हमको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, इनके कान में मुंह लगाई। अब बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के रहीम नहीं बैठे हैं। ताली जोरदार बजती है यहाँ पर। हाँ, इसी आनंद के साथ बस आप रही। मैं इसी मन से, प्रेम मोहब्बत हमसे ज्यादा हो नहीं पाएगा। ये आएंगी तमाम सब लोग सुनाएंगे, ये लोग प्रेम मोहब्बत सुनाएंगे, हमारे बस का है ही नहीं प्रेम। और कलयुग में ऐसा प्रेम हो भी नहीं सकता। कलयुग का प्रेम खतरनाक है, वो द्वापर त्रेता वाला होता था। कलयुग में खतरनाक प्रेम होता है। दादा वो 2 आदमी मर के ऊपर गए, तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे मर के आए, तो एक बोला कि साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कि तुम, वो बोला साहब हम शर्म से मर के आए। चित्रगुप्त ये कारण पहली बार सुने थे, बोले शर्म से कैसे मरे भाई। बोला हम 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे, और जब शहर में आए तो अपनी प्रेमिका के घर गए, तो हमको लगा घर के अंदर कोई है, पर जब हम दरवाजा खुला तो पूरा घर खोजे पर कोई नहीं मिला। तो हमको इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। अब चित्रगुप्त ठंड वाले से भी पूछे हैरान से, बोले अब तुम भी बता दो भाई तुम कैसे मरे। तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके पूछा, बोला भैया जब तुम घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। बोला हाँ भैया पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे। बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर तुम फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना तो तुम शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। ऐसा प्रेम ज्यादा नहीं होता, बस इसी आनंद के साथ, मस्ती के साथ इसी तरह सुनिएगा। वाह, हाँ 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 वही धीरे से आएंगे वहां तक जहां तक भैया बता रहे। मस्ती के साथ रहिएगा। कोरोना की बात, कोरोना कोई विषय ज्यादा नहीं, मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ, दादा निवेदन करता हूँ सुनिएगा। यहीं से बात, आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जैसा बताया भैया ने, यहीं से बात शुरू करता हूँ। एक नियम सरकार ने बनाया, और नियम अभी ही क्यों बनाया था, पहले क्यों नहीं बन सकता था वो नियम, अभी क्यों लागू हुआ। अगर कभी की दृष्टि पड़ी हो तो आपका आशीर्वाद मिले। मैं शुरू करता हूँ, तालियां बजाकर मुझे शुरू कर दीजिए, जरा निवेदन करता हूँ। कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। 2 बच्चे थे पहले ही, हेमंत भैया 2 बच्चे थे पहले ही, उनको देखकर मत हंसिए, उनके पहले से हैं। 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे। संभालिएगा आखिरी पंक्ति। 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आए तो फिर पीछे तक हुजूम मिले कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है।
कोरोना कोई बात नहीं है सर। कोरोना कहीं आपको दिख रहा है? कोरोना ने भी क्या झंझट फजीहत मचाई है सर। दिव्या जी, क्या सम्मान हम लोगों को मिलता है। कार्यक्रम के बाद जाते थे तो पानी मांगते हैं तो गिलास में आता है। लॉकडाउन के समय कोरोना में सुबह सुबह उठते थे तो पानी मांगते थे तो गिलास में नहीं आता था, बाल्टी भर के आता था और धीरे से कान में कहा जाता था कि आज पोंछा आपको ही लगाना है। क्या आनंद था उस समय का, सोचिए। 4 पंक्तियां सुनी, लेकिन कोरोना कोई विषय नहीं है। अभी जब मैं आ रहा था तो जैसे ही बीसलपुर शुरू होने लगा तो गाड़ी रुकी, तो हम उतरे तो दादाजी एक मिले ऐसे मीनू जी की तरह। तो हम पूछे कि दादा आपको भी पता है कि ये कैसे बीमारी कैसे होती है, कोरोना कैसे होता है, आपको भी पता है, इतना भीषण कोहराम मचा, आपको भी पता है कि कैसे होता है। तो 2 मिनट सर खुजाए। अब बोले लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। ये कारण मैं पहली बार सुना था। ये देवेंद्र को खांसी आ रही थी तो हमको जांच कराओ, बोला भैया जांच नहीं कराएंगे, पक्का निकल आएगा। हम इसको जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर से बताया, कहा सर हमको खांसी आती, बुखार है। बोले जांच कराइए, बिना जांच कराए ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी आदमी है। कहा जांच नहीं कराएंगे, बिना जांच करे जानेंगे कि हमको है कि नहीं। वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इटावा का कभी है। 2 मिनट तक सोचा, डॉक्टर का मास्क नीचे किया और उसके मुंह में 3-4 बार खांसा और कहा कि सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। तालियां जोरदार बजाइए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी सोच रहे होंगे कि क्या क्या विषय कभी ले आ लेते हैं। डॉक्टर साहब, दुर्भाग्य से मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं। आप चिंता मत करिए, उनकी क्लिनिक ऊपर है और नीचे सीढ़ी में वो लिखवा रखे हैं कि ऊपर जाने का रास्ता यहाँ है। हाँ, ये डॉक्टर ही कर सकता है। आप आनंद के साथ रहिए। 4 पंक्तियां सुनिए, कोरोना के बाद बदला क्या क्या। सुनिएगा, निवेदन करता हूं, कोरोना के बाद क्या क्या बदला, निवेदन करता हूं सुनेगा, बात पहुंचे वहां तक। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग कन्याओं को बहुत कहते थे कि मुंह बांधे हुए घूमती, आप सब घूमते हैं। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे जो, आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। मुस्कुराहट उन्हीं लोगों के चेहरे में आई जिनकी दुर्दशा मेरी तरह है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा चरित्र चित्रण हो रहा है। कि कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, बीमारी है। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले। इसी आनंद के साथ सुनते रहिए। एक महानायक को कोरोना हो गया, इस भीषण महामारी में एक महानायक को कोरोना हो गया, अमिताभ बच्चन जी को। लेकिन उनके कोरोना होने पे एक अजीब सी घटना दिखाई दी। और घटना क्या दिखाई दी, अगर कभी पहुंच गया हो तो आपकी भी नजर पहुंचे, मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत है। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। महानायक के कोरोना होने पर क्या अजीब सी घटना दिखी, मैं निवेदन करता हूं। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, पहुंचिएगा वहां जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। तालियां अगर बजाएं तो सब मिलकर बजाइए। बहुत बहुत आभार। कि निकले तो बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां और सुनिए, मैं निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति। हाँ, दादा जैसे उभरते हुए वरिष्ठ हैं, ये माने या ना माने, अंदर से इनके अंदर भले आसाराम जागृत होता है। हाँ, लेकिन बाहर से हैं वरिष्ठ। आप शकल देखो बाकायदा एकदम आनंद के साथ। क्या दादा, आपको देख लेता हूं तो मुझे सपने में 1-2 दिन आप आते हो। आप बैठिए। हाँ, क्या आइटम भगवान ने भी बनाया होगा। वो माता जी को प्रणाम करता हूं जिनके दुर्भाग्य में ये फंसे होंगे। हे प्रभु, आपका जन्म आगरा में ही हो सकता था।
चार पंक्तियां सुनिए, मैं उभरता हुआ पति, यहीं से बात शुरू करता हूं। ये नए नए लड़के जो है ना भैया, ये विवाहित पुरुषों पर हंसते हैं, मजाक मत समझिए सर। शादीशुदा मर्द खतरनाक आदमी, शादीशुदा मर्द का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होता है। महिषासुर पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पति भी पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। चार पंक्तियां सुने, वहीं से बात शुरू करता हूं कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। हाँ, एक दिन वो और कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले आपको आते जाते देखती थी, आपको आपके घर में। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली एक दो बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। हाँ, प्रणाम करता हूँ। जो संसार में मैं अपनी पत्नी का इतना सम्मान नहीं करता जितना पुलिस का करता हूँ। पुलिस से बड़ा अनुशासन आपको जिंदगी में कहीं किसी विभाग में मिल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ वो एक दरोगा जी नीचे गिर गए कुएं में, तो नीचे से चिल्ला रहे थे कहीं बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक सिपाही रास्ते से जा रहा था, सच घटना बता रहे सर, तो उसको लगा कोई राहगीर है तो रस्सी डाला, बोला जो कोई हो ऊपर आ जाओ। अब दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े, अनुशासन देखिए, दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े। जब एक हाथ कुआं बचा था तो सिपाही की नजर पड़ गई कि दरोगा जी हैं, तो रस्सी छोड़ के बोला जय हिंद साहब। ये आनंद आपको कहीं नहीं मिली। बात इतनी होती तो ठीक थी, एसपी साहब आ गए और रस्सी फेंके, बोले दरोगा जी ऊपर आइए। अब दरोगा जी फिर पकड़ के ऊपर चढ़े। जब एक हाथ कुआं बचा था तो इस बार दरोगा जी देख लिए कि एसपी साहब है, तो दरोगा जी छोड़ करके बोले जय हिंद साहब। तालियां जोरदार बजनी चाहिए आपको। लेकिन हंसी मजाक अलग सी बात है दोस्तों। मैं अक्सर कहता हूं अगर कोई बैठा हो वर्दी वाला कि कार्यक्रम कुछ लोग सुनने आते हैं, कार्यक्रम कुछ लोग सुनाने आते हैं, लेकिन इस सुनने सुनाने के बीच व्यवधान ना हो, इसलिए कुछ लोग वर्दी पहन कर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। हाँ, ये बात सर ये प्रशंसा में इसलिए भी मैंने आपके कह दिया है क्योंकि मुझे लौट करके रीवा रात को जाना है। चार पंक्तियां वहीं पर सुनिए सर। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, चार पंक्तियां वहीं पर सुनिए कि नए लड़के हंसते हैं हम पतियों पर। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार, शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? मेरे मन में एक बात आई कि दूल्हा घोड़े घोड़ी से ही क्यों आता है बारात, गधे से क्यों नहीं आ सकता? चार पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे से क्यों नहीं आ सकता। भैया सुनिएगा, निवेदन करता हूं, देवेंद्र तुम ध्यान से सुनना। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार, शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। राज की है बात देवेंद्र, राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी से जो आता है खुशी खुशी, आजीवन फिर वो गधा ही बन जाता है। चार पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर देता हूं, चार पंक्तियां कुछ अच्छी सुन लीजिए। आप गांव में रहने वाले लोग हैं, इस कोरोना काल में कुछ लोग गांव लौट करके आए हैं। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। अगर कोरोना में कौन लोग गांव लौट कर आए, अगर मैं ठीक ठीक बता दूं तो फिर आशीर्वाद मुझे अच्छी पंक्ति पर मिलेगा, वरना मेरे जेब में मेरे पूरी रात हंसाने के लिए मटेरियल है। मैं चार पंक्तियां चेक करता हूं कि आप कैसा सुनते हैं, निवेदन करता हूं। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। कौन कौन लोग गांव लौट कर आए? आखिरी पंक्ति पर अगर ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा, बताइएगा। बीसलपुर कविता सुनता है कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। बूढ़ी माँ ये सोच रही, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। और आखिरी पंक्ति अगर
ठीक लगे तो पीछे तक आशीर्वाद दीजिएगा कि बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए, बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। वाह वाह वाह। बस 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 ये मन, यही मन, बस इसी मन से बस आपने मन खुश कर दिया है। बस इसी मन से, बस यही मन मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद के साथ इसी मन। एक कविता, बिटिया का जन्मदिन है आज। हालांकि ये संस्कार हमारे रीवा और यूपी के नहीं है, हमारे और रीवा और यूपी तरफ इधर विशेष संस्कार पाया जाता है। हमारे यहाँ सुरेश भैया चले गए क्या, अनिल भैया, हमारे यहाँ एक दिवंगत हो गए सज्जन, उनके 2 बेटे थे। संस्कार देखिए, ये यूपी और रीवा सतना के ही हो सकते हैं, बघेलखंड बुंदेलखंड ये आपसे सटा हुआ है तो सेम संस्कार है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए, संस्कार देखिए तो उनके 2 बेटे थे। तो बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम जरा तेरही की तैयारियां कर लेना, हम बाबूजी को लेके प्रयाग चले जाएं। तो वो गया और 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, तो वहीं नाले में निपटा के बाबूजी को चला आया। जब दूसरे दिन आया तो बड़े वाले को लगा कि ये गया तो नहीं, तो भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयाग नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए यूपी का। छोटू कहा भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती, 300 किलोमीटर यहाँ शिकायत करने चले आए, 10 किलोमीटर प्रयाग बचा था तो नहीं जा सकते थे। आइए हंसी ठाके अपनी जगह है। मैं एक कविता जो मेरा मन है, बिटिया का जन्मदिन है, मैं पातीराम जी को इसलिए नहीं बधाई देना चाहता हूं कि वो हर साल कवि सम्मेलन कराते हैं, इसलिए बधाई नहीं देता हूं कि इन कवियों को लिफाफे देते हैं, इसलिए नहीं बधाई देता हूं कि इतनी भीड़ जुटाते हैं, इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जिस संसार में जिस सदी पर बेटी को बोझ समझा जाता रहा, वो बेटी के जन्म पर इतना उत्सव करते हो, इसलिए उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं, मैंने तालियां अपने हिस्से की बजवा ली है, मैंने हाथ से कर लिया, मैं 2 मिनट आपका मन चाहता हूं, कोई ताली नहीं कोई बाह नहीं, बस मेरे मन के साथ जुड़ जाएगा। मैं चित्र बनाता हूं, मैं जब पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पिता बनना। जब एक कवि पिता बनना चाहा तो कवि कल्पना से कहां तक पहुंच गई। मैं निवेदन करता हूं मन दे दीजिएगा, बस 2 मिनट मन से सुनिएगा। सुनिए भैया, बैठ जाइए, फोटो बाद में खींच लेगा, मेरा मन निवेदन है, सुनेगा, कोई हलचल मत करिएगा, 2 मिनट सुनेगा। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि कल रात मैंने एक सपना देखा, बिटिया आदिति को अपने पास रखे और सुनिएगा, चित्र बनाइएगा कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम प्यारी, ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे, पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे। मैंने कहा कन्यादान, मैं उस बच्ची से क्या कह रहा था, मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। बीसलपुर वालों में उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। तालियां आपने गलत जगह पर बजाई हैं। कविता का यू टर्न मारिएगा। इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है, अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां देखना चाहता हूं। बोली सच है पापा, सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी है तो रोकते खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना। बहुत बढ़िया भाई, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से
बहुत बढ़िया लखनऊ भाई, वाह गजब। सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, और वो बच्ची मुझसे क्या कह रही थी, अंतिम 4-6 पंक्तियां समेटता हूं कि मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़ी आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा करना, इसलिए क्षमा कर देना। हम सब रोज बिटिया मांगते हैं, पातीराम जी उत्सव करते हैं बिटिया पर, लेकिन उस बच्ची का दर्द, हे पिता क्षमा कर देना। मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया न मांग लेना तुम। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, दामिनी, गुड़िया, बिट्टू, लाडो, आसिफा, ट्विंकल, उन तमाम बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। डर है तुमको, अगर इस कविता के अंदर आपकी थोड़ी भी आक्रोश आया हो, अगर एक भी आंसू टपकने की कोशिश किया हो, जब मैंने ये कविता सुनाई तो हमारे अग्रज कवियों ने कहा कि कविता पूरी करो। अगर मैंने उपसंहार 4 पंक्तियों में किया हो तो फिर विदा कर दीजिएगा, बहुत स्नेह आप सबने दिया। डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। और जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी असमत में फिर कोई आंच ना आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।